नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे 10th ऑफ जून के एडिटोरियल सेशन की। तो सबसे पहले तो आप, जैसा आपको नज़र आ रहा है आशीष क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि जल्द ही आपको फ्री वीडियोस भी अवेलेबल होंगे। और आज से हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का। इस नए बैच में एडमिशन लेने के लिए आज लास्ट डेट है, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत सारे और पेड कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, तो एक बार आप विजिट करें, आप खुद समझ जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। रॉन्ग प्रायोरिटीज़ नाम से आज का एडिटोरियल है। रॉन्ग प्रायोरिटीज़ का मतलब है गलत प्राथमिकताएं, ठीक है। और ये जो अनलॉक का फेज है, जैसे लॉकडाउन में रखा गया था, काफ़ी दिनों तक लॉकडाउन में रहा देश, और अभी सरकार लगातार प्रयास कर रही है धीरे धीरे चीज़ों को अनलॉक करने का। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जो आपकी प्रायोरिटीज़ है, ठीक, आप अनलॉक कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इकोनॉमी को फिर से फ्लोट करवाना है, इकोनॉमी फिर से ट्रैक पर लेकर आनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आनन फानन में हर चीज़ों को ओपन करने लग जाएं, और कम से कम उन चीज़ों के बारे में तो सोचना चाहिए जो कि संक्रमण का बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है। वहाँ उन चीज़ों को ओपन फिलहाल नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में आज का आर्टिकल है, तो सेशन को आप ज़रूर से एंड तक देखेंगे, यही उम्मीद करता हूं। और ज़रूर से अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिस भी तरीके से आप जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अगर एक स्टूडेंट 3-4 को शेयर भी करता है तो अपना चैनल भी ग्रो करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर से शेयर करेंगे और पसंद आने पर लाइक करके जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन द हिंदू एडिटोरियल का, रॉन्ग प्रायोरिटीज़। तो सबसे पहले समझिए कि रॉन्ग जो शब्द दे रखा है आपको, रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव है और प्रायोरिटीज जो है वो यहाँ पे नाउन है। और काफ़ी बार हमने ये कॉम्बिनेशन देखा है एडजेक्टिव प्लस नाउन का। लेकिन इसका मतलब ये निष्कर्ष नहीं निकालना है कि हमेशा नाउन एडजेक्टिव के बाद में ही आएगी। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि नाउन पहले आती है, उसके बाद में एडजेक्टिव आता है, ये पॉसिबिलिटी भी होती है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी जो है वो तब होगी जब पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव आएगा। यहाँ पे ये एट्रीब्यूटिव फॉर्म में है। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि नाउन से पहले सामान्यतया एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, लेकिन काफ़ी बार एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद में भी किया जा सकता है। तो इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि गलत प्राथमिकताएं हैं। अब देखिए, प्रायोरिटीज से एक शब्द और समझिए आप, एक वर्ड होता है प्रायर। यहाँ लिख देता हूँ PRIOR, प्रायर। इसके साथ जब प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कौन सा प्रेपोजिशन प्लेस करेंगे, तो इसके साथ में लगता है टू, प्रायर टू, है ना। इसका मतलब होता है कोई दो चीज़ें हैं, उनमें से पहले ये आएगा, उसके बाद दूसरी चीज़ आएगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं टू का। तो प्रायर के साथ में टू लगेगा, ये ध्यान रखना है। और रॉन्ग प्रायोरिटीज़ में रॉन्ग एडजेक्टिव है, प्रायोरिटीज़ नाउन है, ये ध्यान रखना है। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर पता कैसे लग गया आपको नाउन है। तो देखो, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो मैं प्रैक्टिस में हूँ इसलिए मुझे पता लग रहा है। दूसरी बात, प्रायोरिटीज जो है उसका प्लूरल बनाया है। प्रायोरिटी का प्लूरल क्या बनाया है, प्रायोरिटीज, इस कारण पता लग रहा है। एक बात ये कि इसको मॉडिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव दो चीज़ों को मॉडिफाई करता है, या तो नाउन को या प्रोनाउन को। तो इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि ये नाउन है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम थिंग्स आर बेटर केप्ट फॉर लेटर ड्यूरिंग अ पेंडेमिक। इतना सा सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस है। सम थिंग्स, कुछ चीज़ें, सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। आर बेटर केप्ट, कुछ चीज़ें जो हैं अच्छा है। बेटर का मतलब यहाँ पे गुड की डिग्री कंपैरेटिव है, तो अधिक अच्छा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी जाएं। केप्ट मतलब रखना, कीप की थर्ड फॉर्म है। चूंकि आर आ रहा है, इस कारण से केप्ट ये पैसिव बना रहा है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों को बेहतर है कि रखा जाए, किसके लिए, फॉर लेटर, मतलब बाद के लिए। ये जो लेटर है ये समय में बाद के लिए आता है। इसी के साथ एक वर्ड और होता है LATER, तो एक वर्ड और भी होता है LATTER, ठीक है ना। LATER भी होता है, तो LATTER भी होता है। LATER है वो आता है बाद में, समय के लिए। इसका ऑपोजिट होता है अर्लियर, EA। देखो इसका ऑपोजिट क्या करोगे, EARLIER। जबकि ये LATTER है, इसका ऑपोजिट होता है फॉर्मर। तो ये आप ध्यान रखिए कि लेटर LATER अगर है तो अर्लियर इसका ऑपोजिट होगा। अगर LATTER है तो इसका ऑपोजिट फॉर्मर होगा। तो यहाँ पे जो LATER है वो समय के लिए आ रहा है। तो कुछ चीज़ें जो हैं अधिक अच्छा है कि उनको रखा जाए, लेटर मतलब बाद के लिए रखा जाए, कुछ चीज़ों को फिलहाल नहीं खोला जाए। ड्यूरिंग अ पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी के दौरान। ड्यूरिंग का प्रयोग मतलब के दौरान। कल हमने बात की थी कि ओवर का प्रयोग भी ड्यूरिंग के अर्थ में हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना ड्यूरिंग का मतलब के दौरान होता। तो इस तक का मीनिंग ये हो गया कि कुछ चीज़ों के लिए अधिक अच्छा है कि उनको रखा जाए बाद के लिए,
पेंडेमिक के दौरान। आगे देखेंगे, एंड पब्लिक वर्शिप इज सर्टेनली वन ऑफ देम, छोटा सा सेंटेंस ये है। एंड और पब्लिक वर्शिप मतलब सार्वजनिक पूजा, लोग पूजा पाठ करने की बात कर रहे हैं। लोग, अगर आप पूजा के जो स्थल हैं अलग अलग धर्मों के अनुसार, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इन सब की बात कर रहा है, तो पब्लिक वर्शिप इज सर्टेनली वन ऑफ देम, तो उनमें से एक क्या है, पब्लिक वर्शिप है। भी कहा ना, कुछ चीज़ों को बाद में खोला जाए, कुछ चीज़ों को बाद के लिए रखा जाए, यही अच्छा है। तो उनमें से एक चीज़ बताई है लेखक ने कि उनमें से एक चीज़ यहाँ पे क्या है, पब्लिक वर्शिप की। इसको भी बाद में प्रायोरिटी रखो, प्रायोरिटी में रखो। फिलहाल आप इसके लिए ये मत करो कि पहले इसी को ओपन करना है, ठीक है। तो वन ऑफ देम, वन वाले केस में, वन ऑफ वाले केस में ये होता है कि प्लूरल नाउन, रटने की आवश्यकता नहीं होती है इसके अंदर, चूंकि ओ एफ लगा हुआ रहता है, ओ लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रुप चाहिए होगा आपको, और ग्रुप चाहिए होगा, इस कारण से यहाँ पे देम का प्रयोग है। आगे देखेंगे, तो व्हेन एपिडेमियोलॉजिस्ट वर रिसेंटली पोल्ड इन द यूएस ऑन व्हेन दे वुड थिंक ऑफ अटेंडिंग religious service, 43% of our 200 respondents said they would consider that in 3 months to a year, and an equal number said not for 1 year। समझना इसको भी, बड़ा सेंटेंस है लेकिन देखो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस कहा है। व्हेन एपिडेमियोलॉजिस्ट, अब एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या होता है, ये जो महामारी का अध्ययन करने वाले लोग होते हैं। देखो जहां भी ये LOGY लजी शब्द जुड़ता है ना, इसका मतलब स्टडी करना होता है। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब, एपिडेमिक समझते ही हो, महामारी को बोलते हैं, पेंडेमिक, एपिडेमिक और एक एंडेमिक होता है, ठीक है। तो एपिडेमिक महामारी है, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति जो महामारी का अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन करते हैं कि किससे बीमारी का फैली है, कैसे इसको रोका जाए, है ना, कितना प्रभावित कर सकती है, ये सब अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो व्हेन, जब इन लोगों से, वर रिसेंटली पोल्ड, अब देखो ये वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस है, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस आती है। तो जब इनसे पूछा गया, रिसेंटली मतलब हाल ही में, तो इनसे हाल ही में पूछा गया, पोल का मतलब वैसे चुनाव करना होता है, जनमत संग्रह को बोलते हैं। तो यहाँ पे जब इनसे पूछा गया इन द यूएस के अंदर, मतलब अमेरिका के अंदर, ऑन व्हेन दे वुड थिंक ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस सर्विस, क्या पूछा गया, देखो इस बात पर यहाँ पे इन पर जनमत करवाया गया। ऑन ये मुद्दा है, ऑन व्हेन दे वुड थिंक, दे किसके लिए आ रहा है, इनके लिए, कि कब उनको, वुड थिंक मतलब सोचते हैं, वुड थिंक ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस सर्विस, भी उनको क्या लगता है कि कब रिलीजियस सर्विस को अटेंड करेंगे, है ना, क्या मतलब लगता है कि रिलीजियस सर्विस वाला नंबर कब आएगा। ये जो धार्मिक सेवाओं की बात अगर करें तो ये क्या सोचते हैं उसको स्टार्ट करने के बारे में। रिपीट कर रहा हूं कि जब इन विशेषज्ञों से, वर रिसेंटली पोल्ड, इनसे हाल ही में पूछा गया, इन द यूएस अमेरिका में, ऑन व्हेन कि कब, दे वुड थिंक उनको लगता है, ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस सर्विस कि कब वो अटेंड करेंगे रिलीजियस सर्विस को, मतलब कब इस सेक्टर पर आएंगे ओपन करने के लिए। तो 40% ऑफ अबाउट 200 रेस्पोंडेंट्स हो गया प्रत्युत्तर देने वाले। जब इनसे प्रश्न पूछा गया कब ओपन करेंगे तो 200 लोगों ने आंसर दिया, तो 200 में से 43% मतलब 86 लोग जो हो गए उन्होंने कहा, सैड कहा। अब देखो दैट नहीं है, आगे काम चल जाएगा, क्योंकि सैड के बाद में दैट अंडरस्टूड है कि दैट तो होगा ही, अगर नहीं है तो कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। दे वुड कंसीडर दैट, तो उन्होंने क्या कहा, दे यहां फिर से इनके लिए है ना, तो उन्होंने दे वुड कंसीडर, उन्होंने कहा कि वो सोचेंगे, कंसीडर मतलब विचार विमर्श करना, सोचना किसी बारे में, दैट की इन 3 months to a year, कि 3 महीने से 1 साल का टाइम चाहिएगा, है ना। वो कह रहे हैं कि 3 महीने से 1 साल, अभी तक तो हमारा खोलने का कोई विचार नहीं है, अगर हमसे पूछा जाए कब खोलोगे तो 3 महीने से 1 साल का टाइम तो लेंगे ही लेंगे। फिर कह रहा है एन इक्वल नंबर, और उतनी ही संख्या, जैसे 86 ने ये कह दिया तो 86 लोगों ने और कितना, इक्वल नंबर मतलब समान संख्या वाले लोगों ने कहा, नॉट फॉर 1 year, की 1 साल के लिए तो हम सोचेंगे ही नहीं। नॉट फॉर 1 year की अभी तो 1 साल तक कोई बात ही मत करो इस बारे में, 1 साल तो हम ये सब कुछ चीज़ें खोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि संक्रमण बहुत गति से बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ थी। एक बात देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ईयर से पहले ए लगता है, YEAR जो है उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका उच्चारण है वो हम लोग सही नहीं करते, इस कारण से कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे एन आना चाहिए। ईयर पढ़ते हैं ईयर, ईयर नहीं है ईयर, ठीक है। तो ईयर में यह आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण ए का प्रयोग करते हैं, कारण ये होता है इसका, ठीक है। एक बात तो ये याद रखेंगे। दूसरा, यूएस से पहले द है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब यूएस है, यूके है, जिनके अंदर आपको यूनाइटेड शब्द दिया हुआ है, उनसे पहले हमें द का प्रयोग करने को देखने को मिलता है, तो द का प्रयोग करना है। जिन भी देशों के नाम के साथ यूनाइटेड या
यूनियन शब्द जुड़ा हुआ रहेगा वहां पे आपको द लगाना है। एक ये याद रखेंगे। आपको यहां पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि वुड कैसे आ रहा है, तो देखो सेंटेंस ही पास्ट में है, इस कारण से वुड आ रहा है, ठीक है ना। जब उनसे पूछा गया कि क्या सोच रहे हैं, तो आप जैसे मैं अगर इसको प्रेजेंट में लेकर जाऊंगा तो ये कहूंगा कि व्हाट विल यू थिंक या व्हेन विल यू थिंक कि यू आर गोइंग टू अटेंड रिलीजियस सर्विस, तो विल करोगे तो विल को पास्ट में कर दिया क्योंकि वर्ड दे रखा था, इस कारण से वुड कर दिया, बाकी कोई चीज़ें नहीं है खास। और ऑफ दे रखा है, इस कारण से अटेंडिंग है, प्रिपरेशन बाद में आईएनजी लगता है, तो ये सब बातें हैं इसके अंदर। तो यहाँ सिंपल सी बातें ये की गई है कि भाई कुछ चीज़ें जो है अच्छा ये है कि बाद के लिए रखो, आप अभी मत ओपन करो। और उनमें से एक चीज़ क्या बताई, पब्लिक वर्शिप। अब जब महामारी के जो विशेषज्ञ हैं जो ये जानते हैं कि कब क्या होना चाहिए, इनको पता है कि भी किस गति से फैल रही है, कैसे ये कंट्रोल होगी, ये सब चीज़ें जानते हैं, इनसे पूछा गया कि सब आप क्या सोचते हो कि इनको सर्विसेज को कब शुरू करें। तो इनमें से 200 लोग रेस्पोंडेंट्स थे, 200 में से 43% मतलब 86 लोगों ने तो कहा कि भाई 3 महीने से 1 साल का टाइम तो दो, इससे पहले मत खोलना। और बाकी इतने ही संख्या में लोग जो थे उन्होंने कहा कि 1 साल तक तो बात ही मत करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ जाता है, कम्युनिटी स्तर पर ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये तो इस स्लाइड में था। चलिए बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। देखो, देयर क्वेश्चन ऑन मास रिलीजियस गैदरिंग्स विच डू नॉट लैंड देमसेल्व्स टू फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैव अ हिस्ट्री ऑफ amplifying the COVID-19 pandemic in more than one country should sober down governments that are keen to open religious places early in the unlock phase. Their caution, तो देयर का मतलब यहां पे आ गया उनका, क्वेश्चन का मतलब सावधानी। ऑन मास रिलीजियस गैदरिंग्स, मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब बड़ी संख्या में, जन समूह को बोलते हैं मास। तो मास रिलीजियस गैदरिंग्स का मतलब हो गया जो जन समूह की गैदरिंग जो है, रिलीजियस गैदरिंग में धार्मिक भीड़ जो है, विच डू नॉट लैंड देमसेल्व्स, अब ये विच जो है वो इसको देख के आ रहा है, जो ये मास गैदरिंग्स होगी, ये जो भीड़ होंगी, विच डू नॉट लैंड देमसेल्व्स टू फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये यहाँ पे एक फ्रेज है, लैंड वन सेल्फ टू समथिंग, ये जो है लैंड वन सेल्फ टू समथिंग, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब ये हो गया कि वो अनुकूल नहीं बनाता है, वो इस चीज़ के अडेप्ट नहीं करवाता है, आपको अनुकूल नहीं बनाता है, क्योंकि नोट दे रखा है। वैसे इसका मतलब सुटेबल होना है और अनुकूल कर देना है, लेकिन नोट लगा रखा है तो अनुकूल नहीं बनाता है, ये कहना चाह रहा है। तो उनका जो एक पॉइंट है, क्वेश्चन का पॉइंट का मतलब है कि सावधानी बरतने की जो बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल इनको प्रायोरिटी मत रखो, तो उनका जो क्वेश्चन है किस बात को लेकर, मास रिलीजियस गैदरिंग्स को लेकर। और ये जो भीड़ है, धार्मिक भीड़ है, वो मतलब यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग के सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर भीड़ होगी तो हमारा जो सबसे पहला मोटो रहता है इसके अंदर भी, कोरोना के लिए हमने क्या देखा कि कोरोना कैसे आप मतलब अपने आप को बचा सकते हो, सेफ्टी कैसे रख सकते हो, तो सेफ्टी रख सकते हो कि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, लोगों से दूरी बना के रखनी है। तो यहाँ पे इसके लिए सूटेबल नहीं है ये गैदरिंग्स। दूसरा, एंड हैव अ हिस्ट्री ऑफ एम्पलीफाइंग द कोविड-19 पेंडेमिक इन मोर देन वन कंट्री, अब ये हैव भी इसी को देख कर आ रहा है, गैदरिंग्स को देख कर ही। और ये जो भीड़ होती हैं इनका मतलब इतिहास भी है ना। हैव का मतलब यहाँ पे रखने का सेंस दे रहा है, पजेसिव हैव भी होता है, एक्सपीरियंसिंग हैव भी होता है, ये रखने का सेंस। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव गॉट अ कार, तो मेरे पास एक कार है, तो वो हैव जो है वो रखने के लिए कि मैं कार रखता हूँ, पजेस करता हूँ, वही यहाँ पे है कि ये जो गैदरिंग्स है इनका एक इतिहास भी है। और एम्पलीफाइंग द कोविड-19 पेंडेमिक, अच्छा एक बात याद रखना, हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे वैसे इतिहास होता तो हम इतिहास सब्जेक्ट जो होता वहाँ पे आर्टिकल नहीं आता है ना, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, आर्टिकल नहीं आता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अ हिस्ट्री दे रखा है, तो ये इतिहास निश्चित है। किसका इतिहास है? ये कोविड-19 पेंडेमिक के फैलने का इतिहास है, बढ़ने का इतिहास है। तो ये वो सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, इस कारण से ये आ रहा है। तो कह रहा है कि इन मास रिलीजियस गैदरिंग्स का एक इतिहास भी है। क्या इतिहास है? एम्पलीफाइंग का। एम्पलीफाइंग का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, इंक्रीज करना। नोट कर सकते हो इसको। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज। एम्पलीफाई का मतलब है इंक्रीज। आप इंक्रीज की जगह प्रोलिफरेट भी कर सकते हो, बहुत तेज गति से बढ़ने को बोल सकते हैं, प्रोलिफरेट। तो इसका यह भी इतिहास रहा है कि इससे कोविड-19 पेंडेमिक बहुत तेज गति से बढ़ता है। मोर देन वन कंट्री, मतलब एक से अधिक देशों में ऐसा देखा गया है। फिर कह रहा है शुड सोबर डाउन। अब ये शुड सोबर डाउन किसको देखकर है? अब ये इस क्वेश्चन को देखकर आ रहा है, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। शुड सोबर डाउन गवर्नमेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन की बात कर रहा है ना, उनके जो सावधानी वाला पॉइंट है, वो जो कह रहे हैं कि भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो इस चीज से क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पे सोबर डाउन होनी चाहिए।
ठीक है ना। शुड सोबर डाउन, शुड का प्रयोग यहाँ पे किस लिए कर रखा है, शुड यहाँ पे सजेशन के लिए भी मान सकते हो और ये भी मान सकते हो शुड यहाँ पे कि भाई आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। जब आप एक्सपेक्टेशन की बात करते हो, जब आप स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, मजबूत संभावना, दृढ़ संभावना की बात करते हो, ठीक है ना, ऐसे केस में शुड भी लग सकता है। बात समझ में आ रही मेरी। शुड का प्रयोग हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि एडवाइस या सजेशन के लिए होता है, लेकिन अगर आपने ये देखा कि भाई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को कह सकते हो आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी है, आप ऐसा सोचते हो कि ऐसा होगा, तो उसके लिए आप शुड लगा सकते हो। तो उनका जो क्वेश्चन है उससे यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोबर डाउन होनी चाहिए गवर्नमेंट। सोबर डाउन का मतलब क्या है, सिंसियर होनी चाहिए, थोड़ी सी गंभीर होनी चाहिए, गंभीरता बढ़नी चाहिए गवर्नमेंट्स की, थोड़ी सी गंभीर हो जानी चाहिए सरकारें। क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार अकेले की एक बात नहीं है, भारत के अंदर जो राज्य हैं और उन राज्य सरकारों की बात है, चूंकि अलग अलग राज्य अलग अलग यहाँ पे मेजर्स को लेकर चल रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स को लेकर चल रहे हैं, अनलॉक करने के तरीके उनके डिफरेंट हैं फिलहाल, तो इस कारण से गवर्नमेंट्स के लिए कहा। तो इस क्वेश्चन से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सचेत हो जानी चाहिए, अधिक गंभीर हो जानी चाहिए, दैट की आर कीन टू। अब गवर्नमेंट्स कौन सी, वो गवर्नमेंट्स जो कि यहाँ पे उत्सुक हैं टू ओपन रिलीजियस प्लेसेज, रिलीजियस प्लेसेस को खोलने के लिए, धार्मिक स्थानों को खोलने के लिए, अर्ली इन द अनलॉक फेज, अर्ली का मतलब जल्दी, इन द अनलॉक फेज का मतलब ये जो दौर चल रहा है अनलॉक करने का, पहले लॉकडाउन का दौर चला, अभी दौर है कि अनलॉक करना, सब कुछ खोल देने का चरण है। फेज का मतलब चरण, स्टेज, दौर, है ना, ये सब कहते हैं। तो ये जो दौर चल रहा है अनलॉक करने का, उसमें जो अर्ली ओपन करने के लिए जो बात कर रहे हैं रिलीजियस प्लेसेस को, उनको जो उत्सुक हैं उनके प्रति सरकार जो है गंभीर हो जानी चाहिए। मेरी बात समझ में आई आपको। यहां से उठाओगे आप अगर बात, तो क्वेश्चन जुड़ा सीधा इससे। तो जो क्वेश्चन है उनका, अब ये देर दे रखा था एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए दे रखा था, पीछे वाली स्लाइड पे हमने डिस्कस किया है। तो उनका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेशन है हमारी कि वो सरकारों को गंभीर करेगा, वो सरकारें जो कि यहाँ पे उत्सुक हैं। कीन का मतलब ईगर होना होता है, नोट कर सकते हैं इस बात को। कीन जो शब्द है इसका मतलब होता है ईगर, कोई मतलब कोई भी काम करने के अगर आप उत्सुक हैं तो आपको कहा जा सकता है कि आप कीन हैं। तो सरकारें जो कि उत्सुक हैं, सरकारों को देखकर आ रहे हैं, जितने भी रेड कलर के जो दे रखे हैं आपको अंडरलाइंड है वो सबके सब सब्जेक्ट हैं, तो गवर्नमेंट्स को देखकर आ रहे हैं, और यहाँ पे मास रिलीजियस गैदरिंग्स को देखकर डू नॉट दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे उत्सुक हैं किसके लिए, रिलीजियस प्लेसेस को ओपन करने के लिए, अनलॉक फेज में जल्दी ओपन करना चाहती हैं, तो उनसे वो सरकारें यहाँ पे गंभीर हो जानी चाहिए, उनके चेतावनी को देखते हुए, उनके क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। और विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले को रिलेट करता है, तो गैदरिंग्स को देखकर डू नॉट का प्रयोग है। मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो ये यहाँ पे लैंड वन सेल्फ टू समथिंग, ये आप एक नोट कर सकते हैं फ्रेज, इसका मतलब होता है सुटेबल होना, अनुकूल होना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और शुड का हमने एक प्रयोग जाना है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर है या फिर हम कहें एक्सपेक्टेशन हमारी है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है आपको। आगे देखते हैं, देखो देखिए नई स्लाइड में कहना चाह रहा है कि इवन विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ई पासेज, डिस्टेंस मार्किंग एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बाय स्टाफ, गैदरिंग्स इन कन्फाइंड स्पेसेस गो अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ इंफेक्शन प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स। अब देखो भाई, अब ठीक है आप ओपन करोगे तो डेफिनेटली सरकारें ये भी करेंगी कि आप कैसे वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हो, उसके लिए कुछ चीज़ें भी होंगी, है ना। तो यहाँ पे इसी की बात कर रखी है कि इवन विद, इवन का मतलब भी, तो इन चीज़ों के साथ भी, किन चीज़ों के साथ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ई पासेज, डिस्टेंस मार्किंग। ई पासेज का मतलब समझ में आ गया आपको कि आपने एक पर जैसे ईमेल होता है ना, वैसे ई पासेज है कि आपने कंप्यूटर से पास बना के दे दिया, उसको ई पास बोलेंगे। तो इनके माध्यम से भी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है, ई पास प्रोवाइड करवाए हैं, डिस्टेंस मार्किंग भी है कि आपने गोले बना दिए अलग अलग, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होगा, अगला व्यक्ति थोड़ी सी दूरी पर खड़ा होगा, तीसरा व्यक्ति अगली दूरी पर खड़ा होगा, तो यहाँ पे नज़दीक फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की बात भी है। एंड यूज ऑफ PPE बोलते हैं इसको, पर्सनल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना, PPE बोलते हैं। बाई स्टाफ मतलब अपना स्टाफ के द्वारा PPE का प्रयोग। तो कह रहा है इन चीज़ों के साथ भी, किन किन चीज़ों के साथ, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दी, आपने ई पासेस जारी कर दिए, आपने डिस्टेंस मार्किंग भी कर दी, स्टाफ के द्वारा PPE का प्रयोग भी हो रहा है ना, ये मास्क वगैरह की बात कर रहा है। तो इन सब के साथ भी गैदरिंग्स इन कन्फाइंड स्पेसेस, कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड, ये नोट करेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। कन्फाइंड जो शब्द है इसका मतलब होगा क्या, लिमिटेड।
कन्फाइंड का मतलब है लिमिटेड। तो कह रहा है कि भाई गैदरिंग्स इन कन्फाइंड स्पेसेस, जो बंद स्थान हैं, जो लिमिटेड प्लेस हैं, है ना, उन स्थानों पर जो गैदरिंग्स हैं। अब गैदरिंग्स यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने रेड में हाईलाइट कर रखा है, इसको देखकर वर्ब लग रही है गो। तो ये खिलाफ जाते हैं, किसके विरुद्ध जाते हैं? गो का मतलब जाना, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, के विरुद्ध। किसके विरुद्ध जाते हैं? द ग्रेन ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स। ग्रेन का मतलब क्या है? ग्रेन एक तो होता है दाना, अनाज के दाने को ग्रेन बोलते हैं, अनाज को ग्रेन बोलते हैं। यहां पे ग्रेन का मतलब है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की छोटी सी मात्रा को हम बोलते हैं ग्रेन। तो कह रहा है गैदरिंग्स इन कन्फाइंड स्पेसेस, तो छोटे स्थानों पर जो भीड़ होगी, गो अगेंस्ट, वो खिलाफ जाएगी, किस चीज के विरुद्ध जाएगी? द ग्रेन ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स, कि आपका जो एक प्रिंसिपल सिद्धांत है ना ये, कि कैसे आप किसी बीमारी को कंट्रोल करोगे, है ना। तो संक्रमण को रोकने के जो सिद्धांत हैं उनकी छोटी छोटी मात्रा भी है ना, उसका छोटा सा पार्ट भी अगर आपने लिया है तो उसके भी खिलाफ है ये चीज़, है ना। छोटा सा आपने स्टेप लिया है कि हम कैसे प्रिवेंट करेंगे डिजीज को, कैसे हम संक्रमण को रोकेंगे, उसके छोटे से छोटी बात के भी खिलाफ है, क्योंकि छोटी सी जगह पे भीड़ आप बुला रहे हो तो ये गलत है। आगे देखिए, आगे कह रहा है इट इज हार्टनिंग दैट सम टेम्पल बोर्ड्स, चर्चेज एंड इस्लामिक रिलीजियस बॉडीज हैव वाइजली डिसाइडेड टू रिमेन क्लोज्ड। पहली बात तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना, सम टेम्पल बोर्ड्स, चर्चेज एंड इस्लामिक रिलीजियस बॉडीज हैं, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर्ब देख सकते हैं आप, प्लूरल आ रही है, हैव आ रहा है, हैज नहीं आ सकता। क्या कह रहा है? इट इज हार्टनिंग। हार्टनिंग का मतलब है प्रोत्साहित करने वाली, एनकरेजिंग कह सकते हो आप, है ना। इसका ऑपोजिट बनता है डिसहार्टनिंग, DIS प्रीफिक्स जोड़ दोगे तो इसका ऑपोजिट बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये चीज तो कम से कम खुश कर देने वाली है, प्रोत्साहित करने वाली है, दैट की कि कुछ टेम्पल बोर्ड्स, है ना, टेम्पल चलाने वाले जो बोर्ड्स होती हैं, सबकी यूनियन होती हैं, तो टेम्पल बोर्ड्स हैं, चर्चेज हैं और इस्लामिक रिलीजियस बॉडीज़ हैं, है ना। तो ये धार्मिक जो भी बॉडीज़ हैं, जो इनको कंट्रोल करने वाली बॉडीज़, रेगुलेट करने वाली बॉडीज़ हैं, हैव वाइजली डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया है। यहाँ पढ़ो आप, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूंकि डिसाइड वर्ब है, वर्ब से पहले मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ पे आ गया वाइजली। इन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया है, टू रिमेन क्लोज्ड, की वो बंद ही रखेंगे इनको। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकपूर्ण निर्णय लिया है कि वो बंद ही रखेंगे, क्लोज्ड ही रखेंगे। बात समझ में आ गई आपको? मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। देखो क्या कहना चाह रहा था कि ये बात बड़ी खुश कर देने वाली है, ये बात प्रोत्साहित कर देने वाली, एनकरेजिंग है। कम से कम यहाँ पे एक आशा जगती है किस चीज़ की, कि कुछ टेम्पल बोर्ड्स हैं, चर्चेज हैं और इस्लामिक रिलीजियस बॉडीज़ हैं, उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया है कि वो बंद ही रखेंगे, वो अभी नहीं ओपन करने वाले, तो इनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जो ओपन करने की सोच रखी है उनके बारे में चिंता करने की जरूरत है। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? कन्फाइंड का मतलब लिमिटेड होता है, ये बात आप नोट करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट सारे हाईलाइटेड हैं। गैदरिंग सब्जेक्ट था तो गो वर्ब आई, इट सब्जेक्ट था तो इज आया, ये सब सब्जेक्ट है तो हैव आया, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है। ग्रेन का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग के रूप में यूज किया गया है, छोटी सी मात्रा के लिए यूज किया गया है। अगली स्लाइड पे आ जाइए। As among the top 5 virus affected nations, India cannot afford to create conditions that lead to mass transmission. As मतलब, अब देखो, as का मतलब चूंकि भी होता है, as का मतलब के रूप में भी होता है, ठीक है। तो as among the top 5 वायरस अफेक्टेड नेशन, वायरस अफेक्टेड नेशन का मतलब क्या हो गया? वायरस प्रभावित जो राष्ट्र हैं। और कितने राष्ट्र? टॉप 5। जिन टॉप 5 में आता है ना, एक नंबर पे जैसे यूएस आ गया, फिर अभी ब्राजील भी काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे प्रोग्रेस दिखा रहा है, कम से कम इसके अंदर। मैं व्यंग्यात्मक ही बोल रहा हूँ कि वायरस स्प्रेड वहाँ पे बहुत बड़ी गति से, बहुत तेज़ गति से हो रहा है। भारत में भी देखो 2.25 लाख के करीब केसेस आ चुके हैं, 2.75 लाख क्रॉस कर चुका है डिजिट। तो एज अमंग द टॉप 5 वायरस अफेक्टेड नेशंस, तो कह रहा है टॉप 5 वायरस अफेक्टेड नेशंस में होने के कारण, या फिर इस रूप में कह सकते हो, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, भारत यहाँ पे ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे आपने बचपन में एक एप्लीकेशन लिखी होगी स्कूल में कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान है और वो फीस वहन नहीं कर सकते। भले ही पिताजी आपके गवर्नमेंट में रहे हों, भले ही पिताजी आपके बहुत धनाढ़ हों, लेकिन आपने एप्लीकेशन लिखी होगी ये कि फी एग्जम्पशन पे हमें एप्लीकेशन रटाई जाती थी। कैसे लिखो? तो हम लिखते थे कि माई फादर इज़ अ स्मॉल फार्मर, माई फादर इज़ अ PT शॉपकीपर, ही कैन नॉट अफोर्ड माई स्कूल फी। तो वही है अफोर्ड, वहन करना। तो ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता टू क्रिएट कंडीशंस की ऐसी स्थिति बनाए। क्रिएट का मतलब बनाना, कंडीशंस स्थितियां, वो कंडीशन जो कि आगे जाती है। लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, लीड टू बराबर है
रिजल्ट इन के, मतलब इसका परिणाम ये निकलेगा, ठीक है। इसको ट्रिगर भी कर सकते हो आप, ट्रिगर का मतलब भी यही है। इसको आप कोज भी कर सकते हो, कोज का मतलब भी यही है कि इसका परिणाम ये निकलेगा। तो कह रहा है कि वो कंडीशंस क्रिएट नहीं करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो कंडीशंस यहाँ पे बढ़ाएंगी या रिजल्ट निकलेगा उसका मास ट्रांसमिशन में। मास ट्रांसमिशन का मतलब बड़े आधार पर जन समूह के अंदर इस बीमारी का, इस इन्फेक्शन का, इस वायरस का मतलब प्रसार हो, ऐसा भारत अफोर्ड नहीं कर सकता। बात समझना कि भारत आता है विश्व के टॉप 5 कंट्रीज में, वायरस अफेक्टेड कंट्रीज में। ऐसी हालत में भारत जो है यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत ऐसी कंडीशन निर्मित करे, बनाए, वो कंडीशंस जो यहाँ पे मास ट्रांसमिशन को जन्म दे। बिगेट भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, बिगेट भी हो सकता है, जन्म देने से मुझे याद आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखो काम की ये है कि कैन और नोट को जब लिखते हो तो साथ में ही लिखते हो, ऐसा नहीं है कैन अलग आएगा नोट अलग आएगा। या फिर इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हो कैन नॉट, तो CAN अपोस्ट्रोफेटी कैंट बोलते हैं जिसको, तो वैसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको नज़दीक लिखेंगे। मॉडल के साथ V0 लगता है तो V0 है, ठीक है। और कंडीशंस सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले को रिलेट करता है, तो कंडीशंस को देखकर यहाँ पे लीड है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो लीड्स होता फिर, ठीक। तो ये आपको इस फर्स्ट सेंटेंस में दे रखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रायोरिटी टुडे is to refloat a crippled economy safely while postponing all optional activities to a time when there is better disease control and prevention and treatment courses are available. The priority मतलब प्राथमिकता, today आज, is है, to refloat float का मतलब क्या होता है, तैरना। swim का मतलब क्या होता है, swim भी तैरना। अब मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंस क्या है, float क्या है और swim क्या है। कोई अगर आप में से जानता हो कि फ्लोट और स्विम में डिफरेंस क्या है, तो फ्लोट जो होता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का तैरना होता है, जो निर्जीव होते हैं उनका तैरना होता है। स्विम है वो सजीव का तैरना, लिविंग का तैरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द प्रायोरिटी, प्राथमिकता, टुडे आज है, इज। अब प्रायोरिटी को देखकर ही जा रहे हैं, प्राथमिकता क्या है, रीफ्लोट अ क्रिपल्ड इकोनॉमी सेफली। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, क्रिपल्ड वो अर्थव्यवस्था डैमेज हो चुकी है, ठीक है। क्रिपल का मतलब एक तो होता है विकलांग, अपंग बना देना होता है। अब अगर आपने अपंग कर दिया इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी तो वैसे तो अपंग होगी नहीं, विकलांग तो होगी नहीं, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि डैमेज्ड अर्थव्यवस्था हो गई, बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई। तो क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था को सेफ तरीके से, सेफ तरीके से एडवर्ब है, वापस से ट्रैक पर लेकर आना प्राथमिकता है। वाइल पोस्टपोनिंग, वाइल के ठीक बाद में जब वर्ब लगाते हो, ठीक बाद की बात कर रहा हूं, तो ING फॉर्म में आएगा। कैसा करते हुए, पोस्टपोन करते हुए, पोस्टपोन मतलब आगे खिसकाते हुए, डिफर करते हुए, DEFER कर सकते हो इसके लिए आप, इसके लिए सिनोनिम कर सकते हो डिफर, DEFER, टालना, आगे के लिए टालना। पुट ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो, पुट ऑफ। तो कह रहा है कि वाइल पोस्टपोनिंग ऑल ऑप्शनल एक्टिविटीज, बाकी जितनी भी ऑप्शनल एक्टिविटीज हैं, जो भी बाकी जितनी भी क्या कह सकते हो ऐच्छिक गतिविधियां हैं, ऑप्शनल वैकल्पिक गतिविधियां, ऐच्छिक गतिविधियां हैं, उनको टाल दें। किस पर टाल दें, टू अ टाइम, ऐसे समय पर, व्हेन देयर इज बेटर डिजीज कंट्रोल, जब अच्छे से हम कंट्रोल कर लें। व्हेन देयर इज बेटर डिजीज कंट्रोल, जब अच्छे से डिजीज कंट्रोल और बेहतर तरीके से डिजीज को कंट्रोल किया जा सके, उस समय पर टाल दो कि बाकी गतिविधियां उस समय ओपन करेंगे। एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कोर्सेज आर अवेलेबल, और उस टाल दो जब प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कोर्सेज मतलब रोकथाम और इलाज के जो तरीके हैं वो उपलब्ध हो जाएं तो कर लो। वैक्सीनेशन आ जाए मान लो, है ना, टीका बना दिया किसी देश ने और फिर वो मार्केट में अच्छे से सप्लाई हो गया, मतलब वैक्सीनेशन वहाँ पे चालू हो गया है सुचारू रूप से, ऐसे कंडीशन पे आप बाकी चीज़ों को ओपन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके डिजीज कंट्रोल में आ जाए तो ओपन करो, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज तो आपके कंट्रोल से बाहर है, कोई इसका इलाज नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको कंटेन करे, तो उस समय तो कम से कम इन चीज़ों को ओपन ना करें। तो यहाँ पे प्राथमिकता किस चीज़ की है, प्राथमिकता इस चीज़ की है कि जो डैमेज्ड इकोनॉमी है उसको सुरक्षित तरीके से आप ओपन करो, है ना, फिर से फ्लोट करवाने के लिए, फिर से ट्रैक पे लाने का प्रयास करो। जबकि बाकी जो चीज़ें हैं ऑप्शनल एक्टिविटीज़ हैं, ऑप्शनल का मतलब कंपलसरी नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि उनके बिना काम चल सकता है। तो जब मंदिर नहीं खोला तो ठीक है, काम चल सकता है, भगवान भी देख रहा है कि मुश्किल में है इंसान, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जाके आप प्रार्थना करोगे तभी जाके कुछ होगा, है ना, घर में प्रार्थना कर सकते हो, भगवान तो हर जगह पे है। तो ये पोस्टपोन करते हुए
क्या पोस्टपोन करना है? ऑप्शनल एक्टिविटीज को। किस समय पर? ऐसे समय पर जब उस समय तक टाल दो जिस समय पर आपको कंट्रोल हासिल हो जाए, डिजीज का कंट्रोल अच्छे तरीके से हो जाए। और जब प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कोर्सेज हैं, जब बीमारी के रोकथाम और इलाज के जो साधन हैं या फिर आप कहें कि मार्ग हैं, रास्ते हैं, वो उपलब्ध हों, ऐसी स्थिति में ऑप्शनल एक्टिविटी टाल दो। कंपलसरी चीज क्या है? इकोनॉमी को ट्रैक पे लेकर आना, उसी की बात आप करो। तो इसमें सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, इंडिया सब्जेक्ट है तो कैन नॉट यहाँ पे वर्ब है, प्रायोरिटी सब्जेक्ट है तो इज यहाँ पे वर्ब है, बेटर डिजीज कंट्रोल दे रखा है ना, तो वो तो देयर को देखकर देख लीजिए, देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगाते ही हैं तो इज का प्रयोग दे रखा है। और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कोर्सेज हैं, इनको देखकर आर लगा रखा है। बात समझ में आ गई? तो इस स्लाइड में ये सब कुछ था। वाइल के साथ में आईएनजी लगता है हमने डिस्कस किया। लीड टू के ये सिनोनिम्स हो सकते हैं, रिजल्ट इन, ट्रिगर, कोज या बिगेट। चलो आगे बात करते हैं। देखिए अभी हमने एक देयर का प्रयोग देखा। देयर का मतलब मैंने बताया कि इन्वर्जन लगता है, काफी बार बताता ही रहता हूं आपको कि देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन होता है। तो खाली देयर नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि देयर के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं जिनमें आप इन्वर्जन लगाएं। मैंने वो लिए हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में है, जैसे अंडर नो सर्कमस्टेंसेस से कर दो स्टार्ट। जितना भी आपको रेड कलर में अंडरलाइंड पार्ट नजर आ रहा है वो सब से स्टार्ट होने पर आप क्या फॉलो करते हैं? इन्वर्जन फॉलो करते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। तो कह रहा है किसी भी परिस्थिति में हम क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये देखो वर्ब पहले है और वी बाद में है सब्जेक्ट। तो आप नोट करेंगे इस बात को, पेन नोटबुक तो लेकर बैठे ही होंगे, मैंने बोला नहीं आज। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बोला नहीं, सामने निकाल दी नहीं, पेन नोटबुक लेके बैठा कीजिए ना। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस से स्टार्ट किया तो इन्वर्जन लगेगा। इन नो वे कैन ही बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, किसी भी तरीके से उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो यहाँ पे देखो ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट आ गया। तीसरा देखो, एट नो टाइम डिड शी से शी वुड कम, कभी उसने ऐसा नहीं कहा कि वो आएगी। तो यहाँ पे वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो एट नो टाइम हो तब भी आपको लगाना है। सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल व्यू, मैंने कभी ऐसा व्यू सॉरी नहीं देखा है, तो यहाँ पे ये वर्ब आ गई और ये सब्जेक्ट आ गया। रेयरली डिड ही पे एनीवन अ कॉम्प्लीमेंट, मतलब कभी उसने कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, कभी किसी की प्रशंसा नहीं की। तो रेयरली से स्टार्ट है तो वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। नेवर हैड आई फेल्ट सो हैप्पी, मैंने कभी इतना खुश महसूस कभी नहीं किया। तो यहाँ पे वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। लिटिल डिड ही इमेजिन हाउ डेंजरस इट वुड बी, मतलब उसको इतना मतलब पता ही नहीं था, कोई कल्पना ही नहीं कि कितना खतरनाक ये हो जाएगा, उसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। तो यहाँ पे देख लिटिल से स्टार्ट किया तो वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। हार्डली हैड आई बिगन टू स्पीक व्हेन आई वाज इंटरप्टेड, मैंने बोलना शुरू ही किया था कि मुझे रोक दिया गया। तो यहाँ पे वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। ऐसे ही नो सूनर भी हो सकता है, ठीक है ना, नॉट ओनली भी हो सकता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। ये सब कुछ नोट करेंगे कि जब भी अंडर नो सर्कमस्टेंसेस से, इन नो वे से, एट नो टाइम से, सेल्डम से, रेयरली से, नेवर से, लिटिल से या हार्डली से स्टार्ट करोगे, स्केयर्सली, नो सूनर, नॉट ओनली और भी चीज़ें हैं, अगर इनसे स्टार्ट करोगे तो आपको इन्वर्जन लगाना है। मीन्स वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। देयर हम देख ही चुके हैं, ठीक है, देयर के प्रयोग देखा ही हमने। सो का प्रयोग भी हो सकता है ऐसे केस में। ये सब इन्वर्जन के एग्जांपल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लें। फिर हम बढ़ते हैं आगे, अगली स्लाइड की बात करेंगे क्या आज के आर्टिकल में है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, देखो आगे कह रहा था, कंपल्सन टू अनलॉक व्हेन इन्फेक्शंस हैव नॉट पीक्ड हैज ऑलरेडी प्लेस्ड द ऑनस ऑफ रिमेनिंग सेफ ऑन पीपल a significant section of whom have health vulnerabilities such as diabetes। देखिए द कंपल्सन सब्जेक्ट है, अब इसकी वर्ब कौन सी है वो थोड़ा आगे जाके पता लगेगा आपको। कंपल्सन क्या होता है? बाध्यता। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि कंपल्सन के लिए मॉडल कौन सा लगाते हैं? जब कंपल्सन की बात हो, जब ऑब्लिगेशन की बात हो, जब अनिवार्यता की बात हो या बाध्यता की बात हो, तो विच मॉडल कैन बी यूज्ड? मस्ट लगाते हैं, याद रखना है ना। द कंपल्सन टू अनलॉक, कि अनलॉक करने की जो अनिवार्यता है, अनलॉक का मतलब ताला खोल देना। तो ये जो लॉकडाउन में था पूरा देश, तो उसको अनलॉक करने की बात है। तो अनलॉक करने की जो बाध्यता है, अनिवार्यता है, व्हेन इन्फेक्शंस हैव नॉट पीक्ड, और वो भी उस स्थिति में जब संक्रमण जो है वो पीक पर नहीं पहुंचा है। पीक का मतलब अगर देखो आप सबसे ऊपर वाले स्तर पे पहुंच गए, जैसे मान लो यहीं तक का एक स्तर है, ये पीक है, यहाँ पर पहुंच गए, तो दूसरी संभावना क्या बनती है कि अब तो नीचे ही आना है, इससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं, ये पीक है।
कई बार मतलब इस स्थिति में पीक पर जाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर संभावना बन जाती है कि वो अब संक्रमण गिरेगा ही नीचे, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये उस स्थिति में जब संक्रमण पीक पर पहुंचा ही नहीं है, मतलब सबसे उच्चतम बिंदु तो आना बाकी है, अभी भी संक्रमण जो है सबसे ऊपर जाना बाकी है। तो ऐसी कंडीशन में हैज ऑलरेडी, अब ये कंपल्सन जो है हैज ऑलरेडी, ये हैज इसको देखकर आ रहा है, तो इसने पहले ही रख दिया है, मतलब इसने पहले ही जिम्मेदारी डाल दी है। ओनस का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो पहले ही इसने जिम्मेदारी डाल दी। ओनस अच्छा वर्ड है, लिख लीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है। ओनस का मतलब जिम्मेदारी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो कंपल्सन टू अनलॉक, तो अनलॉक करने की जो अनिवार्यता है, और वो भी उस स्थिति में जब संक्रमण ने अभी तक अपना शीर्ष बिंदु प्राप्त नहीं किया है, तो इस बाध्यता ने जिम्मेदारी डाल दी है ऑफ रिमेनिंग सेफ। किस चीज जिम्मेदारी डाल दी है? ओ मतलब का, के या की, रिमेनिंग चूंकि प्रेपोजिशन लग गया तो आईएनजी आएगा, रिमेनिंग मतलब रहना, सेफ का मतलब सुरक्षित, तो सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी डाल दी है। किस पर? लोगों पर, ऑन पीपल, लोगों पर। तो यहाँ जो बाध्यता है, अनिवार्यता है कि अनलॉक तो करना ही पड़ेगा। सरकार ने क्या कहा कि अब तो करना ही पड़ेगा, इसी के साथ जीना पड़ेगा, वायरस साथ हम कर भी क्या सकते हैं, जिंदगी तो चलनी चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। तो ऐसे केस में जो कंपल्सन है ये, इस कंपल्सन ने जिम्मेदारी डाल दी लोगों पर कि सेफ आपको रहना है। तो फिर कह रहा है कि अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ होम, अब ये होम जो है उन लोगों के लिए है। अब उन लोगों में से एक तबका है, एक सेक्शन है। एक सिग्निफिकेंट सेक्शन का मतलब बड़ा तबका है। देखो सिग्निफिकेंट और कंसिडरेबल, दो शब्द बता देता हूं आपको मैं। सिग्निफिकेंट का महत्वपूर्ण होता है, वाइटल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, की होता है ना। लेकिन सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत बड़ा भी होता है। वैसे ही कंसिडरेबल होता है, कंसिडरेबल एक तो विचार करने योग्य, कंसिडरेबल अमाउंट है तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये बहुत बड़ा तबका, तो वो लोग, ऑफ होम का मतलब उनमें से, किन में से? इन लोगों में से। ये होम जा रहा है, इसके लिए आ रहा है। अब ये होम ही क्यों आया? क्योंकि प्रीपोजिशन है। अब ऑफ के बाद में आप हु तो लगा नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि प्रीपोजिशन लग गया। तो उनमें से एक बहुत बड़ा तबका जो है, हैव हेल्थ वल्नरेबिलिटीज। अब यहाँ हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? अ सिग्निफिकेंट सेक्शन है, सेक्शन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब आप पूछोगे सर आपने तो अखबार में गलती निकाल दी। भाई हो जाता है कभी कभार, इसलिए मुझे नजर आ रही, बता दिया मैंने। मेरे को भी कभी कभार मैं गलती कर देता हूँ। अंग्रेजी भाषा है और भाषा में गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, ठीक है। मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब्जेक्ट है, अब ये सिग्निफिकेंट तबका जो है उनमें से। वैसे आप दिमाग लगाओ कि भाई ठीक है बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए कि 1000 2000 लोग हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उनमें से बड़ा तबका है तो वो भी एक संख्या ही हो गई, है ना। तो ऐसे केस में प्लूरल लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सेक्शन दे रखा है तो हम इसको सिंगुलर मान के ले लेते हैं कि उनमें से बहुत बड़ा तबका जो है उनको वो हेल्थ वल्नरेबिलिटीज़ हैं। वल्नरेबिलिटीज़ क्या होता है? वल्नरेबिलिटी कमजोरी, कि आप जैसे किसी चीज़ की चपेट जल्दी आ जाओगे। जैसे अगर आप वल्नरेबल हैं इस वायरस के, इसका मतलब उस वायरस का अटैक जल्दी हो सकता है आप पे, आप में वो इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। तो कह रहा है बहुत बड़ा तबका जो है उनमें से, उसको मतलब उस तबके को, उस सेक्शन को हेल्थ वल्नरेबिलिटीज़ हैं। मतलब क्या है? स्वास्थ्य संबंधी, मतलब वो वल्नरेबल हैं, वो कमज़ोर हैं, उसमें उनमें इम्यूनिटी नहीं है। जैसे कि डायबिटीज़, मतलब उनको मधुमेह रोग है, डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ रोग का नाम, बीमारी का नाम है। अच्छा देख के ये नहीं लगना चाहिए कि प्लूरल है, ये डायबिटीज़ नाम ही है तो इसको प्लूरल देखने पे लगता तो है, इट लुक्स लाइक अ प्लूरल नाउन, लेकिन हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज़ करना है इसको, ये बात याद रखिएगा। आगे देखो, गोइंग बाई ICMR लिंक्ड स्टडीज़ the disease burden for diabetes alone has grown 80% since 1990, highlighting the enormous risk of virus exposure। फिर कह रहा है गोइंग बाई, गो बाई का मतलब किसी के अकॉर्डिंग चलना, गो का मतलब चलना, बाई का मतलब क्या है? बाई का मतलब सहारे भी होता है, सहारे सहारे किसी के नज़दीक मान लो, तो किसी की हेल्प से चलना भी कह सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग चलना। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये इस बार के करंट अफेयर्स में आ भी सकता है इसका फुल फॉर्म, क्योंकि इन दिनों में चर्चा में है ये। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार लिंक्ड स्टडीज का मतलब हो गया कि इससे संबंधित जो भी अध्ययन है, जो भी ICMR ने स्टडीज की है, तो उसके अकॉर्डिंग चलें तो डिजीज बर्डन फॉर डायबिटीज, डिजीज बर्डन, डिजीज का भार, बर्डन का मतलब भार, डिजीज का जो भार है किसके लिए? डायबिटीज के लिए। अलोन, अकेले इस बीमारी का, हैज ग्रोन, वो बढ़ा है ना। हैज ग्रोन, ये पैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, ये बढ़ चुका है। ग्रोन जो है, ग्रो की थर्ड फॉर्म में ग्रो, ग्रू, ग्रोन होता है। 80%, 80% भार बढ़ गया, कब से? 1990 से। तो ICMR की जो अध्ययन है, ICMR संबंधित स्टडीज को देखें अगर, उसके अकॉर्डिंग चलें तो जो डायबिटीज का भार है, अकेले इस बीमारी का भार है, वो 80% बढ़ा है जनता पर 1990 से अगर बात करें। हाईलाइटिंग, ये दर्शाते हुए, तो ये चीज सामने लाते हुए, हाईलाइटिंग यहाँ पे सामने लाते हुए, द इनॉर्मस रिस्क, इनॉर्मस का मतलब ह्यूज, बिग, बहुत बड़ी, लार्ज,
ठीक है। तो ये बहुत बड़ी रिस्क यहाँ पे बता रहा है वायरस एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति खुला छोड़ देना। तो अगर ऐसे व्यक्ति, चूंकि भारत में डायबिटीज़ के रोगी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो तो क्या है कि वल्नरेबल है वायरस के प्रति, तो ये वायरस एक्सपोजर की बहुत बड़ी रिस्क क्रिएट करता है। ये बहुत बड़ी रिस्क है उनको कि वायरस उन पर अटैक कर सकता है। मेरी बात समझ में आई आपको? मिलियंस ऑफ सच सिटीजन्स नाउ फेस अग्रेवेटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मिलियंस, लाखों ऑफ सच सिटीजन्स, ऐसे जो नागरिक हैं, कैसे, जिनको डायबिटीज़ है, तो ऐसे जो नागरिक हैं उनमें से मिलियंस ऐसे हैं कि जो अब फेस कर रहे हैं एग्रेवेटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अब एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, ये तो कंपाउंड नाउन है, क्योंकि कम्युनिटी भी नाउन है, ट्रांसमिशन भी नाउन है। कई बार क्या होता है कि एक टर्म होता है उसमें एक से अधिक नाउन होती है, और ऐसे केस में उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इससे पहले देखो एडजेक्टिव है। एग्रेवेट का पता होना चाहिए आपको। एग्रेवेट जो शब्द होता है AGGRAVATE, एग्रेवेट, इसका मतलब होता है वर्सन, बदतर कर देना, स्थिति और अधिक खराब कर देना, उसको बोलते हैं। ऐड फ्यूल टू फायर जो होता है, आग में घी डालना, बदतर करना, वही एग्रेवेट काम करता है। अब यहां ये बन रहा है एडजेक्टिव, और मैं आपसे पूछूं कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा पार्टिसिपल है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो कहना चाह रहा है कि मिलियंस ऑफ सच सिटीजन्स, ऐसे नागरिकों में से लाखों नागरिक ऐसे हैं जब फेस करते हैं, जब फेस कर रहे हैं, जिनका सामना हो रहा है बहुत ही बदतर किस्म के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, कि ये जो रोग है वो कम्युनिटी में फैल सकता है। कम्युनिटी का मतलब ये हो गया कि ये वायरस हवा में ही आ जाए, और फिर जैसे अभी तक तो क्या है कि किसी की ट्रैवल हिस्ट्री रही है उससे फैल रहा है ना, कोई बाहर से आया है उससे फैल रहा है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होगा फिर पता भी नहीं चलेगा किस से किस में फैल गया, उसको बोलते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। बहुत बड़ा मतलब ये एक स्टेज है, बहुत घातक स्टेज जो इटली ने फेस की थी, जो अमेरिका फेस कर रहा है, उस स्थिति की बात कर रहा है। आ गया समझ में? इससे अगले की बात करते हैं। देखो, आफ्टर परस्यूइंग ए लॉकडाउन स्ट्रेटेजी दैट हैड लो इम्पैक्ट ऑन द इन्फेक्शन कर्व बट मैनी नेगेटिव आउटकम्स, इंडिया नीड्स टू ड्रॉ अप इट्स अनलॉक प्रायोरिटीज केयरफुली। आफ्टर मतलब बाद में, प्रेपोजिशन है तो इसलिए आईएनजी लगना ही है प्रेपोजिशन बाद में, है ना। टू के अलावा कोई भी प्रेपोजिशन हो आईएनजी लगता है। तो आफ्टर परस्यूइंग, परस्यू क्या होता है, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना। लिखेंगे आप ये बात, परस्यू जो शब्द है इसका मतलब है फॉलो करना, पीछा करना, अनुसरण करना। तो परस्यू करने के बाद लॉकडाउन स्ट्रेटेजी, भारत ने क्या किया, रणनीति लगाई, लॉकडाउन की रणनीति लगाई, है ना। तो लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी को परस्यू करने के बाद अब दैट लगा के क्या बोल रहा है कि दैट का संबंध हो गया पहले वाले से, तो सब्जेक्ट ये बन गया। वो स्ट्रेटेजी जिसका बिल्कुल कम असर पड़ा, इंपैक्ट के साथ में ऑन लगता है, ध्यान रखेंगे। और केवल इंपैक्ट ही नहीं है, इंपैक्ट के अलावा इफेक्ट भी हो सकता है, इफेक्ट में भी ऑन लगता है। ये दोनों ही प्रभाव को बोलते हैं, नाउन है, इनके साथ में ऑन लगेगा। जब ये नाउन के रूप में आएंगे ऑन लगेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जिसका प्रभाव कम पड़ा, किस पे, इन्फेक्शन कर्व पे। इन्फेक्शन कर्व, कर्व का मतलब वैसे देखो, इन्फेक्शन कर्व का मतलब ये है कि जैसे संक्रमण जो है वो ऐसे ऐसे ये चल रहा है, संक्रमण का ये चल रहा है, तो ये कर्व है। तो इस कर्व को कम करने के लिए कि ये कर्व जो है ऐसे ना होके ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए, है ना, ये चाह रही थी भारत सरकार, इसलिए इसने लॉकडाउन लगाया। और इसलिए लेकिन लॉकडाउन का असर क्या पड़ा, कुछ पड़ा ही नहीं, लो पड़ा मतलब कम असर पड़ा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि भाई इस चीज़ को परस्यू करने के बाद कि लॉकडाउन तो लगा ही दिया आपने, और वो लॉकडाउन स्ट्रेटेजी जो है उसका असर बहुत कम पड़ा इस पे, लेकिन मैनी नेगेटिव आउटकम्स, बहुत सारे नकारात्मक परिणाम आए। आउटकम का मतलब क्या होता है, आउटकम का मतलब रिजल्ट है, आउटकम का मतलब कोरोलरी है, ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। आउटकम का मतलब रिपरकशन है, ठीक है। आउटकम का मतलब आप बैकवॉश कर सकते हो, ये सब परिणामों के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिलहाल इतना नोट कर लो, ये आउटकम के सिनोनिम्स हैं। लेकिन नकारात्मक असर बहुत पड़े, नकारात्मक असर जैसे कि मजदूरों को देखा आपने, मजदूरों की हालत कि कैसे उनको कहाँ से कहाँ तक पैदल आना पड़ा, है ना। लोग बेरोजगार हो गए, है ना, जो डेली कमाने वाले लोग थे वो परेशान हो गए, इकोनॉमी बहुत प्रभावित हुई इससे। तो ये नेगेटिव परिणाम निकले लॉकडाउन का। इंडिया नीड्स, तो इस चीज़ के बाद भारत को ज़रूरत है। अब देखो, इंडिया यहाँ पे देश का नाम है, अगर यहाँ पे इंडिया टीम का नाम होता तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आती। जब देश का नाम होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर ये टीम का नाम होता है तो वर्ब प्लूरल आती, तो यहाँ पे नीड आता। तो भारत को ज़रूरत है टू ड्रॉ अप, ड्रॉ अप मतलब यहाँ पे खींचना, ड्रॉ का मतलब खींचना, यहाँ पे बनाना कह सकते हो, क्रिएट करना कह सकते हो। तो भारत को ज़रूरत है कि अपनी जो अनलॉक प्रायोरिटीज़ हैं, कि किस तरीके से, किस सीक्वेंस में आप चीज़ों को ओपन करना चाह रहे हैं, कैसे अनलॉक करना चाह रहे हैं, ये जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सावधानी पूर्वक ड्रॉ करें,
सावधानी पूर्वक इन चीज़ों को बनाए कि भी आप एक क्या कह सकते हो, एक प्लान बनाओ कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को ओपन करोगे। केयरफुली किस लिए आ रहा है, ड्रॉप की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है। इट मस्ट शो, इट मस्ट भारत की बात कर रहा है, मस्ट ऑब्लिगेशन कंपल्सन के लिए आता है, तो भारत को यहाँ पे करना पड़ेगा, शो दिखाना पड़ेगा, द पॉलिटिकल विल राजनीतिक प्रतिबद्धता, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि आप एक चीज़ के प्रति कमिटेड हो कि लोगों को सुरक्षित रखना है, यहाँ पे आपको प्रतिबद्ध हो कि कोरोना वायरस के संकट से जूझना है ना, इकोनॉमी को संभाल कर भी रखना है, तो ये यहाँ पे पॉलिटिकल विल हो गई, राजनीतिक इच्छा बोलते हैं वैसे शुद्ध हिंदी में बोलोगे तो भारत को यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी, प्रतिबद्धता जो लोगों के प्रति है वो दिखानी पड़ेगी, टू एनफोर्स नॉर्म्स। अब पॉलिटिकल विल इसलिए कहा कि देखो आप जब वोट मांगते हो ना तो जनता आपको चुनकर भेजती है इस गारंटी पर कि आप हमारे लिए खड़े रहोगे हर दुख की घड़ी में। तो अब वो जो आपने कमिटमेंट किया था लोगों को, उसको दिखाने का समय है, टू एनफोर्स नॉर्म्स। इन्फोर्स नॉर्म्स का मतलब, इन्फोर्स का मतलब लगाना होता है, इन्फोर्स का मतलब लगाना, लागू करना, तो ये एक प्रकार से थोपना कह सकते हो, इम्पोज करना, या फिर फोइस्ट कह सकते हो, ठीक है, ये सब कह सकते हो, या इंप्लीमेंट भी कह सकते हो, लागू करना। तो कह रहा है कि भाई किस लिए यहां पे करना पड़ेगा, ताकि आप नियमों को लगा सको, लागू कर सको, किस पर, इंसानों के बिहेवियर पर। भाई फिलहाल तो देखो अभी ठीक है, आप देख रहे पब्लिक बिहेवियर चेंज हुआ है, आप हर तरफ देखोगे, एटलीस्ट मैं मेरे जो जिस जगह रहता हूँ, सिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग मास्क लगा रहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके शहर में भी ऐसा ही दृश्य देखने को आ रहा होगा और आप खुद भी मास्क लगाकर ही निकलते होंगे। तो ये पब्लिक बिहेवियर जैसे कि मास्क वेयरिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इसको यहाँ पे नॉर्म्स लगाने की बात कर रहा है। तो भारत को यहाँ पे पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी, ताकि किस लिए, ताकि वो नियम लगा सके लोगों पर। और नियम कौन से, कि जैसे मास्क पहनना अनिवार्य है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना, मतलब फिजिकल मेंटेन करना अनिवार्य है। इससे आगे देखो, यट द सीन्स फ्रॉम मैनी सिटीज कमिंग आउट ऑफ लॉकडाउन इंक्लूडिंग हार्ड हिट वंस सच एज मुंबई शो एंक्शियस क्राउडिंग इन मैनी सिचुएशंस इंक्लूडिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यट यहाँ पे है फिर भी, ये यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे यट के प्रयोग कंजंक्शन एडवर्ब के रूप में कैसे कैसे होते हैं, वो बात कर लेंगे। तो फिर भी द सीन्स फ्रॉम मैनी सिटीज, अनेकों शहरों से जो दृश्य देखने में आ रहा है, जो सामने चीजें निकल कर आ रही हैं, कमिंग आउट ऑफ लॉकडाउन, जो लॉकडाउन से निकल कर आए हैं दृश्य, लॉकडाउन की जो तस्वीरें हैं, इंक्लूडिंग हार्ड हिट वंस, इसमें कौन सी तस्वीरें शामिल हैं, ये हार्ड हिट वंस का मतलब वो शहरों की तस्वीरें हैं जो सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। हार्ड हिट का मतलब प्रभावित हुई, और कैसे प्रभावित हुई, बुरे तरीके से प्रभावित हुई थी। जैसे कि मुंबई है, तो मुंबई में सबसे अधिक यहाँ पे संक्रमण है, सबसे अधिक लोग मरे हैं, तो मुंबई मरे, भारत की बात अगर कर लें, और मुंबई एक आंकड़ों के अनुसार चाइना से भी आगे निकल चुका है संक्रमण के मामले में, ये आंकड़े आए थे अखबार के अंदर। तो कह रहा है कि जो सीन्स हैं अनेकों शहरों से, जो लॉकडाउन की तस्वीरें निकल कर आ रही है अनेकों शहरों से, और उसमें शामिल हैं वो शहर जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जैसे कि मुंबई है। शो एंक्शस, शो यहाँ पे आ रहा है इन सीन को देखकर, ये सब्जेक्ट है, ये दिखाता है एंक्शस क्राउडिंग, एंक्शस का मतलब जो चिंतित है, जो व्याकुल है, तो ऐसी भीड़, जो चिंतित भीड़ है, एंड मैनी सिचुएशंस, बहुत सारी स्थितियों में, इंक्लूडिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें यह भी शामिल कर लो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल आप कर सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसा देखा जा सकता है। नाइट कर्फ्यूज आर वीकली एनफोर्स्ड, नाइट कर्फ्यू का मतलब रात के समय पब्लिक बाहर नहीं आ सकती, रोड पर नहीं आ सकती, वैसे झुंड बनाकर बातें करने के लिए बैठ नहीं सकती, है ना। तो नाइट कर्फ्यूज जो है वीकली एनफोर्स किए जाते हैं, कि पैसी वही से आर के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो इनको लागू किया जाता है वीकली, साप्ताहिक दृष्टिकोण से, ठीक है। लेकिन ये सॉरी वीकली दे रखा है यहाँ पे, वीकली, सॉरी माफी चाहूँगा, ये वीकली वो है कमजोरी से, वो वीक ये होता। तो ये कह रहा है कि ये नाइटली, मतलब नाइट कर्फ्यू जो है वो भी मतलब बहुत कमज़ोर तरीके से एनफोर्स किए गए हैं। रात के समय लोग बाहर जाते हैं, उनको मतलब प्रतिबंध उन पर नहीं लगाया गया, ढंग से उनकी कड़ाई नहीं बरती गई है, ठीक है। तो ये वीकली एनफोर्स का मतलब हो गया बहुत कमज़ोर तरीके से इनको एनफोर्स किया गया है ना। तो मतलब इनमें ज़्यादा सख्ती नहीं बरती जा रही है। इसके बाद देखेंगे तो यट का प्रयोग देखिए आप, एडवर्ब के रूप में हो प्रयोग। तो देखो, केविन हैजंट रजिस्टर्ड फॉर क्लास यट, इसका मतलब केविन ने अब तक क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया है। आई हैवेंट फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट यट, मैंने अभी तक अपना नाश्ता फिनिश नहीं किया। तो यहाँ पे क्या मीनिंग मिल रहा है यट का, अब तक, तो ये यहाँ पे एडवर्ब के रूप में है। और कंजंक्शन के रूप में देखिए, सो मैनी क्वेश्चंस एंड यट सो फ्यू आंसर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस है फिर भी बहुत कम आंसर्स हैं। तो ये अर्थ देगा फिर भी का, वो अर्थ देगा अब तक का, ये अर्थ देगा फिर भी का,
ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, हर एडवाइस सीम्स स्ट्रेंज, उसकी एडवाइस बहुत ही अलग सी लगती है, येट आई बिलीव शी इज राइट, फिर भी मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है वो, ठीक है। तो ये फिर भी का अर्थ दे रहा है, यहाँ पे भी कंजंक्शन है। यट अनदर हमने देखा था, कल के ही शायद सेशन में था, यट अनदर इम्फेसाइज करने के लिए आता है कि भाई एक और, चलो एक और चीज़ इसमें शामिल हो गई, उसके यट अनदर का प्रयोग करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो कह रहा है दिस इज वरिंग कंसिडरिंग द लिमिटेड मेडिकल कैपेसिटी दैट एग्जिस्ट टू केयर फॉर ए लार्ज नंबर who might suffer the worst efforts of COVID-19। तो this is worrying, यह चिंताजनक है। this subject है, is यहाँ पे verb है, तो ये चिंताजनक है। considering, ये देखते हुए, ing बीच में लगता है और कोई भी काम करते हुए का सेंस देता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो यह चिंताजनक है। ये देखते हुए द लिमिटेड मेडिकल कैपेसिटी, कि भारत की जो मेडिकल कैपेसिटी है, मेडिकल क्षेत्र में जो क्षमता है, बहुत ही सीमित है, ठीक है। दैट एग्जिस्ट, दैट यहाँ पे इस कैपेसिटी के लिए है, वो क्षमता जो कि एग्जिस्ट करती है, जो क्षमता फिलहाल अस्तित्व में है, टू केयर फॉर ए लार्ज नंबर, किसके लिए, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी देखभाल करने के लिए लिमिटेड फैसिलिटीज हमारे पास हैं। अब ये लार्ज नंबर के लिए क्या दे रखा है, हु माइट सफर, जो हो सकता है कि सफर हो, जो हो सकता है कि पीड़ित हो, माइट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है। द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, सबसे बुरे प्रभावों से, कोविड-19 के सबसे बदतर प्रभावों से, वर्स्ट डिग्री सुपरलेटिव है और इसका कारण से द का प्रयोग है। तो कह रहा चाह रहा कि ये बहुत चिंताजनक है, ये देखते हुए कि भारत में जो लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटी है और वो मेडिकल फैसिलिटी जो एग्जिस्ट करती है बहुत बड़ी संख्या में लोगों की केयर करने के लिए, वो लोग जो कि सफर हो सकते हैं, जो पीड़ित हो सकते हैं कोविड-19 के सबसे बदतर असर से, सबसे बदतर परिणामों से। गेटिंग अनलॉकिंग रॉन्ग कुड मीन एन एक्सप्लोजन ऑफ केसेज। अब ये कुड जो है पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी हो कि ऐसा हो सकता है ना, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है गेटिंग अनलॉकिंग रॉन्ग, तो अगर आप गलत तरीके से अनलॉक करते हो ना, गेटिंग अनलॉकिंग रॉन्ग, गलत तरीके से अगर आप अनलॉक करते हो, तो गेटिंग यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है, क्योंकि जब किसी आईएनजी फॉर्म से कोई चीज स्टार्ट हो, कोई सेंटेंस स्टार्ट हो और उसको देखकर वर्ब लगाते हो, तो ये वर्ब लगा रहे हैं इसको देखकर, है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। तो गलत तरीके से अनलॉक करोगे तो इसका मतलब ये हो सकता है कि केसेस का एक्सप्लोजन, विस्फोट, मतलब केसेस बहुत बड़ी संख्या में आ सकते हैं, विच WHO हैज वार्न, जैसा कि WHO ने वार्न किया है, WHO ने इसको वार्न किया है, विच को जोड़िए इससे, जो कि यहाँ पे रिमेन से पॉसिबिलिटी, अभी भी एक पॉसिबिलिटी है, अभी भी एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों में, ठीक है। इसके बाद बात करें तो आगे कह रहा है कि नेशनल पॉलिसी शुड नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक ईडियम है, ये एग्जाम में आती है, पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स। ये वैसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसका मतलब होता है गलत क्रम में लगाना, क्रम उल्टा कर देना, ठीक है ना। तो कार्ट मतलब गाड़ी, हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़ा गाड़ी में घोड़ा आगे होता है, गाड़ी पीछे होती है। आपने क्या किया, गाड़ी लगा दी आगे, घोड़ा कर दिया पीछे, तो आपने तो सीक्वेंस ही उल्टा कर दिया, है ना। तो नेशनल पॉलिसी शुड नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो नेशनल पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय नीति जो है, वो यहाँ पे अब ये सजेशन के लिए कह रहा है कि राष्ट्रीय पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो यहाँ पे क्रम उल्टा कर दे, बाय प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज सच एज वर्शिप एट पब्लिक प्लेसेस। जैसे कि आप प्राथमिकता दे दें, प्रायोरिटाइज कर दें, पहले इसका नंबर ले लें कि जो एक्टिविटीज हैं जैसे कि वर्शिप एट पब्लिक प्लेसेस। अब अगर मैं पूछूं आपसे सब्जेक्ट क्या है, मैं 3 दिन से बता रहा हूं इस बारे में कि अगर सच एज का प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सच एज से पहले वाला एक्टिविटीज, ठीक है ना। अगर आपको वर्ब जरूरत होती है इसमें तो एक्टिविटीज को देखकर आप लगाते। तो राष्ट्रीय पॉलिसी यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय पॉलिसी के अंदर कि चीज़ों का आप उल्टा कर दो। जैसे कि यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो कि वर्शिप जो है पब्लिक प्लेसेस पर, प्रार्थना स्थलों को खोल दें आप, इनको प्रायोरिटाइज करें, अनलॉक करना, ये तो गलत हो जाएगा। ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज मस्ट बी डिवोटेड टुवर्ड्स प्रोडक्टिव एंड एसेंशियल वर्क। सारे के सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे जो उपलब्ध संसाधन हैं, अवेलेबल उपलब्ध, रिसोर्सेज संसाधन, ऑल सभी, ऑल को देखकर प्लूरल है, रिसोर्सेज, सारे उपलब्ध संसाधन जो है मस्ट बी डिवोटेड, उनका प्रयोग होना चाहिए, वो मतलब एक प्रकार से फोकस्ड होने चाहिए। डिवोटेड का मतलब समर्पित होना होता है, तो सारे उपलब्ध संसाधन जो हैं वो डिवोटेड होने चाहिए किसके प्रति, टू लगता है वैसे डिवोटेड में, लेकिन यहाँ टूवर्ड्स लगाया है तो की और डायरेक्शन के लिए बात एक ही है। प्रोडक्टिव एंड एसेंशियल वर्क, प्रोडक्टिव मतलब जिसका कुछ रिजल्ट निकल सके, एसेंशियल का मतलब महत्वपूर्ण, वर्क का मतलब कार्य, एसेंशियल एग्जेक्टिव है। तो सारे उपलब्ध संसाधन जो हैं वो यहाँ पे केंद्रित होने चाहिए उन कामों के प्रति जो इंपॉर्टेंट है और जिनसे कुछ रिजल्ट निकलने वाला है। द सेंटर हैज टू ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इट इज डूइंग टू असेस द प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन एट द कम्युनिटी लेवल एट अ suitable scale, which is crucial to identify focus areas and decide the course of further unlock phases.
आगे कह रहा है कि ऑल, यहाँ पे द सेंटर केंद्र सरकार, हैज इसी को देखकर है, टू ऑल्सो एक्सप्लेन मतलब केंद्र सरकार को ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हैज टू हैव टू लगता है तो मतलब करना पड़ेगा काम, हालांकि इसको करना पड़ता है बोलते हैं। तो केंद्र सरकार को यहाँ पे ये समझाना पड़ेगा व्हाट इट इज डूइंग, कि वो कर क्या रही है। टू असेस, असेस का मतलब होता है इवेल्युएट करना, ये लिखेंगे आप बात। असेस शब्द का मतलब होता है, ये वर्ब है, इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करने का मतलब एग्जामिन करना, जांचना, जांचना परखना। तो यहां कह रहा है कि केंद्र सरकार को यहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्या कर रही है सरकार, टू असेस द प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है उसके प्रिवेलेंस को असेस करने के लिए। प्रिवेलेंस का मतलब क्या होता है, जो अभी एग्जिस्टिंग है, जो फिलहाल कॉमननेस है। देखो प्रिवेलेंस का लिख देता हूं, इसका मतलब आप कॉमननेस कह सकते हो, कॉमननेस, ठीक है। या फिर आप यूबिक्विटी, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी नोट कर सकते हैं। सर्वव्यापकता कह सकते हो, या फिर वाइड स्प्रेड कह सकते हो, जो काफी व्यापक है, काफी ज्यादा फैला हुआ है, उसको हम बोल सकते हैं प्रेवलेंस, ठीक है। तो कि सरकार कर क्या रही है वो समझाना पड़ेगा, किसके लिए, इन्फेक्शन का कम्युनिटी लेवल पर प्रेवलेंस को एसेस करने के लिए, कि कम्युनिटी लेवल पे पहुंच चुका है इन्फेक्शन या नहीं पहुंचा है, इसको जांचने के लिए क्या कर रही है, एट अ सुटेबल स्केल, एक उपयुक्त स्तर पर, विच इज क्रूशियल, जो कि महत्वपूर्ण है, ये इसके लिए आ रहा है। तो इसी कारण से इज है। अगर आप इसको सुटेबल स्केल पे कर लोगे असेस, कि वह कम्युनिटी लेवल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है ना, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, किसके लिए, आइडेंटिफाई फोकस एरियाज, मतलब पहचानने के लिए। फोकस एरियाज मतलब हमें किन क्षेत्रों पर ध्यान देना है, एंड डिसाइड द कोर्स ऑफ फर्दर अनलॉक फेजेस, और ये तय करने के लिए कि आगे हम अनलॉक के चरण कौन कौन से यूज करें, है ना, डिसाइड करने के लिए। द कोर्स मतलब रास्ता, साधन, ऑफ फर्दर अनलॉक फेजेस, फर्दर मतलब आगे, अनलॉक मतलब कौन से चरणों में हमें अनलॉक करना है, वो तय करने में मदद मिलेगी। अगर सरकार बता दे कि ऐसे ऐसे यहाँ फैल रहा है, अगर उसके पास ऐसे कह सकते हो कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि जिससे पता लगा सके किस स्तर पे फैल रहा है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ध्यान ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, और फिर हम ये तय कर सकते हैं कि आगे अनलॉक की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए रिवीजन है, तो अब्रप्ट शब्द है, अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, लिखिएगा, अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। फॉल आउट का मतलब होता है परिणाम, फॉल आउट से मतलब क्या है, परिणाम, रिजल्ट। ट्रैवल का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, ट्रैवल पीड़ा या कष्ट। अंडरस्कोर का मतलब होता है इम्फेसाइज, मतलब जोर देना किसी बात पर। अंडरस्कोर कंप्यूटर कीबोर्ड पर भी अंडरस्कोर एक होता है, इस प्रकार से देखा, एक तो ये हाइफन होता है और एक ऐसा ही साइन आप मोबाइल में भी देख सकते, जो वर्चुअल कीबोर्ड है उस पर देख सकते हो, ऐसे अंडरस्कोर है। तो अंडरलाइन करना होता है किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसका मतलब उस चीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हो, उसको हाईलाइट करना चाहते हो। और क्वांड्री का मतलब होता है दुविधा, ठीक है। तो अब जोड़ोगे, अब्रप्ट को जोड़ेंगे आप सडन से, फॉल आउट को जोड़ेंगे रिजल्ट से, ट्रैवल को जोड़ेंगे ट्रिब्यूलेशन से, ये पीड़ा कष्ट है। अंडरस्कोर का मतलब एम्फेसाइज है, और क्वांड्री का मतलब एक ही बचा हुआ है, डिलेमा, दुविधा, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन हुआ। तो अब मिलेंगे हम, जो हमारा हिंदी वाला सेशन चलता है, हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे बने, उस सेशन में। उसके बाद कल शाम को 5 बजे एक बार फिर से द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन होगा। तो चलिए दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए इसको। मिलते हैं जल्द ही, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।